शायरी क्योंकि हामी भर चुका था कि वो सब कुछ करने को तैयार है। वो कब्रिस्तान में जाके कब्र खोद के उस मुर्दे के साथ बैठ के अमल करने को तैयार है, और इस इम्तिहान में वो जब कामयाब हो जाएगा तो उससे बड़ा काम लिया जाएगा। वो बैठा ये सब कुछ सोच रहा था और फैसला कर चुका था, हाँ मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि उस बाबे ने उसको ऐसे ऐसे ख्वाब दिखा दिए थे कि वो इतना ताकतवर होगा कि हसीन से हसीन लड़की उसके कदमों में होगी। जो वो ख्वाहिश का इजहार करेगा, वो उसके जितने भी नीचे मुअक्कलात होंगे, उसके नीचे जितने भी उसके ग़ुलाम जिन होंगे, भाग के जाएंगे और उसकी उस ख्वाहिश को पूरा करके आएंगे। उस बाबे ने उसके बाद उससे कहा, क्योंकि तुम हामी भर चुके हो, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें रुकना है और चांद की फलां तारीख को कब्रिस्तान जाना है। कब्रिस्तान के अंदर पहुंच के तुमने कब्र को खोदना है। वहां एक औरत का जिस्म पड़ा होगा, मुर्दा जिस्म। अल्लाह खैर, उसके मुर्दा जिस्म के साथ ये कुछ हुआ है। तुमने जाके पहले जिस्मानी ताल्लुक बना के अपने आप को नापाक करना है, और उसके बाद उसके जिस्म के ऊपर कुछ लिखना है, और वहीं बैठ के तुमने पढ़ना है, और उठने से पहले उसके वजूद के खास हिस्से को काट के मेरे पास लाना है। ये एक दफ़ा सुन के शायरी को झुरझुरी आ गई, लेकिन वो हामी भर चुका था। बुजुर्ग ने कहा, अब जाओ, तुम हमारी हिफाजत में हो, हमारी हर वक्त तुम पे निगाह होगी। अब जाओ और फलां दिन तुम हमारे पास शाम के वक्त आ जाना। शहरी वहां से चला गया, लेकिन वो रात सो नहीं सका। वो सोचता रहा, ये मैं हामी भर आया हूं, क्या मैं कर सकूंगा? ये बहुत ख़तरनाक काम है, इतना आसान नहीं है, मैंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, शरारतें की, जिनात से कभी डरा नहीं, दोस्त बहुत कम बनाए, माँ बाप का बहुत लाडला रहा, लेकिन अपनी दौलत के हाथों मजबूर होकर ये मैं क्या करने जा रहा हूं? मुझे इनकार कर देना चाहिए उस बाबा को, मुझे ये नहीं करना, ये बहुत गलत है। उसी रात बातें सोचते सोचते वो उसी अपने अकेले घर के अंदर सो गया। तभी ख्वाब के अंदर उसको वही बुजुर्ग नजर आया। बुजुर्ग इस अंदाज में बैठा था कि वो उसके सामने उसी घर के अंदर बैठा हुआ था, और बुजुर्ग आलती पालती चौकड़ी मारे वहीं पे बैठा था। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, गुस्से में था। उसके हाथ के अंदर कोई एक पाउडर सा था, सफूफ सा था, जो वो आग के अंदर फेंकता था और धुआं सा फैल जाता था, और वो शदीद गुस्से में बैला, तू जो सोच रहा है कि तू इनकार करेगा और तू नहीं करेगा, तो तू अब इनकार नहीं कर सकता। मैंने तुझे मौका दिया था, चला जा, तुझसे 3 दफ़ा पूछा था, लेकिन तूने हाँ कर दी, अब तू वापस नहीं मुड़ सकता। अगर अब तूने वापस मुड़ने की कोशिश की तो याद रखना, उसी लम्हे वो ख्वाब में देखता है कि एक बहुत बड़ा कड़ा है, बहुत सारे काले स्याह साए हैं, एक बड़ा सा कड़ा लेके उसके सामने रख दिया है, और वो खौलता हुआ कड़ा है। ऐसा लगता है उसके अंदर पानी नहीं, कोई और चीज़ है, गरम गरम है, और वो उबल रहा है। और वो जो साए उस खौलते हुए अजीब से एक बर्तन को, जिसके अंदर कुछ चीज़ उबल रही है, ला के रखते हैं, तो वो सर झुका के उससे पूछते हैं, और वो कहते हैं बाकायदा, इसको उठा के डाल दें। तो वो जो गुस्से में लाल सुर्ख आंखें किए बाबा बैठा है, कहता है नहीं, अभी नहीं, ये कर लेगा, ये बहुत अक्लमंद है, ये बहुत बहादुर है, ये कर लेगा। और उसी लम्हे उसी बाबे ने ऐसे ताली बजाई, वही जो कढ़ा को लेके आए थे, एक बड़ा सा उबलता हुआ जिसमें कोई चीज़ थी, वो उसको उन्होंने उठाया, चले गए। और उसके बाद उसी कमरे के दरवाजे से रंग बरंगे कपड़े पहने कोई 8-10 लड़कियां अंदर दाखिल हो गईं। वो बहुत खूबसूरत थीं,
उनने लिबास भी शहरी लड़कियों की तरह पहन रखे थे। उसने इस तरह का लिबास भी पहले नहीं देखा था जिस तरह का उनका लिबास था। आधे जिस्म पे कपड़े थे, आधा जिस्म उरियां था, नंगा था उनका वजूद। उनके वजूद पे जब उसकी निगाह पड़ी तो वो देखता ही रह गया। इतना खूबसूरत लड़कियां इस तरह के वजूद के साथ उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो सब की सब सर झुका के आईं, आके एक सर झुकाया उस बाबे के सामने और खामोशी से खड़ी हो गई। और उस बाबे ने कहा, ले जाओ इसे और इसका ख्याल रखो। उसी वक्त वो आगे बढ़ी, इंतहाई प्यार के साथ उसके आगे हाथ किए, इस अंदाज में जैसे पूछ रही हो कि हमें अपना हाथ पकड़ाओ, हम तुम्हें ले चलती हैं। उसने अपना हाथ आगे किया, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसको लेकर कमरे से बाहर आ गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली तो वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था, बल्कि एक इंतहाई हसीनो जमील बाग के अंदर दाखिल हो गया। उस बाग के अंदर ऐसी कई लड़कियां थीं जो फिर रही थीं। सिर्फ वाहिद ये लड़कियां थीं जिनके जिस्मों पे आधे लिबास थे। उस बाग में जितनी लड़कियां थीं तो उनके वजूद के ऊपर ना होने के बराबर लिबास था। बिल्कुल उरियां, नंगा लिबास, कोई लिबास नहीं, बहुत ना होने के बराबर। लेकिन उस बाग के अंदर हर तरह के फल फ्रूट मौजूद थे। उन्होंने जाके उसको एक तख्त के ऊपर बिठा दिया। वो इतना बड़ा हुआ हसीनो जमील तख्त था जो बिल्कुल बाग के दरमियान में पड़ा हुआ था। वहीं पे शहरी को बिठा दिया गया और उसके बाद सोने के बने हुए मुख्तलिफ किस्म के बर्तन थे जिसके अंदर इस अंदाज में सेब, अंगूर, मुख्तलिफ फल फ्रूट उसके अंदर उस ट्रे के अंदर रखे हुए थे। वो सारे ट्रे उसके सामने पेश कर दिए गए कि ये आपके लिए है। और वो सामने खड़ी हुई जितनी भी हसीनो जमील खूबसूरत लड़कियां थीं वो सब सर झुकाए खड़ी थीं। और उनकी जो सबसे एक मेन हेड टाइप सी लड़की थी वो आगे बोली और कहा, इनमें से जिसको भी पसंद कीजिए, ये आपके लिए है। और उसी लम्हे उसकी आंख खुल गई। वो सपना टूट चुका था लेकिन वो अपने कमरे में था, रात का टाइम था, अभी सुबह नहीं हुई थी। ये कैसा सपना था? कहां उसके अंदर खौफ था? उस बुजुर्ग ने उसको कढ़ा में डालने की कोशिश की थी और कहां उसने सपने में इतनी हसीन और जमील लड़कियों को देखा था? वो परेशान सा हो गया। लेकिन जो उसने सपना देखा था उस सपने से वो चाहता था फिर से नींद आ जाए, वो फिर से उस सपने को वहां से शुरू करे। लेकिन सोने की कोशिश करता रहा, उसको नींद ना आ सकी। सुबह हो गई और उसके बाद वो उसी सपने के इंतजार में रहा कि फिर से मैं ऐसा सपना देख सकूं। यहां तक कि वही दिन आ गया जिस दिन उसने बाबे के पास जाना था। वो उठा और बाबे के पास चला गया। शाम का टाइम हो चुका था। बाबे ने उसको देखा तो मुस्कुराया और कहा, तैयार हो? वो कुछ उलझा हुआ सा था। उसने कहा, हाँ मैं तैयार हूं। बाबा बोला, तुम उलझे हुए क्यों हो? क्या सोच रहे हो? वो बोला, मैं काम करने से नहीं डर रहा, मैं आज मुकम्मल कर लूंगा। लेकिन मैंने एक सपना देखा था। अभी उसने यहां तक जुमला ही बोला था कि बाबे के मुंह से एक जोरदार कहका निकला, हा 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 हा। वो काफी देर हंसता रहा और उसके बाद बोला, ऐ नादान, वो सपना नहीं था, वो हकीकत था। मैंने तुमसे कहा था ना, वो सब कुछ तुम्हारे लिए है। जो कुछ मैं तुम्हें कहता जा रहा हूं ये करते जाओ, वो सब कुछ तुम्हारे लिए है। वो सब की सब उसी तरह तुम्हें लेके जाएंगी। मैंने तुमसे पहले कहा था, एक से बढ़ के एक हसीन लड़की तुम्हारे कदमों में होगी। वो जो तुम्हें साथ लेके गई थी, वो जो तुमने बाग में उनके साथ बैठ के जो कुछ तुम सोच रहे थे, वो सब कुछ हकीकत होगा तुम्हारे लिए। वो ख्वाब मत समझो, वो है जो तुम अमल को मुकम्मल करने के बाद हासिल कर लोगे। और एकदम से उसके चेहरे पे ऐसी खुशी दौड़ गई, खुशी की लहर दौड़ गई कि ये ख्वाब नहीं था, इसका मतलब है मैं हकीकत में ये सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। तो एकदम से जोश में बोला, मैं हाजिर हूँ, मुझे बताइए क्या करना है। तो बाबे ने उसको सब कुछ समझा दिया और जो चीज़ें थीं वो उसके हवाले की और कहा, इस गांव का जो वो कब्रिस्तान है वहाँ पे रात को कोई भी नहीं आएगा, जाओ और अपना अमल मुकम्मल करो। शहरी वो सामान सारा उठाए, एक बोरटे की सूरत में था जिसमें कब्र खोदने के लिए सामान था, जो तावीज़ात थे, लिखना था, काटना था, वो सब कुछ उसके अंदर था।
वो बोरटा अपने कमर पे पीछे डाले और उन्हीं ख्वाब को देखते हुए, उस ख्वाब के अंदर डूबा हुआ, वो लड़कियां, वो हसीन और जमील लड़कियां, वो सारा मंजर इस तरह सोचता सोचता कब्रिस्तान पहुंच गया। जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो उसको एहसास हुआ कि वो रात का रास्ता, वो तारीकी का रास्ता, वो वीराने में चलते हुए जो कब्रिस्तान पहुंचा था, उसको याद तक नहीं था कि वो कैसे यहां तक पहुंचा, क्योंकि वो तो सपनों में खोया हुआ था। जब कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा, एक निगाह उसने कब्रिस्तान के अंदर डाली तो एकदम से उसके जिस्म के अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई। वो ख्वाब में नहीं, हकीकत में कब्रिस्तान पहुंच चुका था। उसने एक निगाह जब कब्रिस्तान पे डाली, एक हू का आलम था, खामोशी ही खामोशी थी। उस कब्रिस्तान में मौजूद दरख्त भी ऐसा लग रहा था जैसे फर फैलाए कोई जिन भूत खड़े हों। हर तरफ एक खामोशी थी, सन्नाटा। और उसको वो कब्र भी समझा दी गई थी जो कुछ 20-25 दिन पहले बनी थी। उस कब्र के पास उसने जाना था। उसने अपना कदम कब्रिस्तान के अंदर रखा और वो चलता हुआ कब्रिस्तान के अंदर जाना शुरू हो गया। चलते 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 उन झाड़ियों पे पांव रखते एक सरसराहट सी आवाज सी जो पैदा होती, उससे भी उसके वजूद के अंदर एक खौफ, एक लहर सी दौड़ जाती। फिर भी वो चलते चलते उस कब्र के करीब पहुंच गया। अब वो कब्र की मिट्टी खुश्क हो चुकी थी। 15-20 दिन हो गए थे उस कब्र को बने हुए। किसी की प्यारी वहां पे दफन की गई थी। उसने जो कंधे पे लटकाया हुआ सामान था वो उसने साइड पे रखा और उसमें से वो सामान निकालने लगा जिससे वो कब्र को खोद सके। उस नौजवान ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो जिंदगी में ऐसा करेगा, लेकिन वो अभी प्रैक्टिकली करने जा रहा था। उसने कब्र खोदने का सामान निकाला और अपने हाथ में वो कही टाइप पकड़ी, रस्सी टाइप पकड़ी और उसने उससे खुदाई करने के लिए एक जोरदार चोट लगाई। लकड़ी का दस्ता उसके हाथ में था और लोहे का आगे बना हुआ कब्र के अंदर धंस गया और रात के उस वीराने में, उस खामोशी में एक ठस की आवाज आई जो वो लोहे का हिस्सा उस कब्र के अंदर गया था। उसने मिट्टी को हटा के साइड पे डाला, फिर से जोरदार चोट लगाई, ठा की आवाज आई और डज के साथ ही उसने फिर से मिट्टी को हटाया। अब वो कब्र खोदता जा रहा था, मिट्टी को हटाता जा रहा था, कब्र को खोदता जा रहा था, यहां तक कि उसने पूरी कब्र ऊपर से मिट्टी हटा दी। अब वो नीचे खोद रहा था। रात की उस खामोशी में जब भी वो जोरदार एक चोट मारता, वो एक आवाज जो पैदा होती है, ऐसा लगता था उसके कान उस आवाज से फट जाएंगे। वो आवाज कब्र खोदने की आवाज थी। वो आवाज उस मिट्टी को हटाने की आवाज थी जिसके नीचे एक इंसान का वजूद, मुर्दा वजूद दफन था। यहां तक कि वो खोदता खोदता उस जगह तक पहुंच गया जहां नीचे अब कफन में लिपटी किसी की लाश थी। उसने जल्दी से मिट्टी हटाई तो नीचे एक कफन नजर आना शुरू हो गया। उसने सारी मिट्टी को आगे से हटा दिया, यहां तक कि अब उसके सामने कफन में लिपटी लाश रखी हुई थी। लेकिन एक चीज जो उसके दिमाग पे चढ़ गई थी, एक चीज वो बदबू थी जो उस जिस्म से निकल रही थी, क्योंकि गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है दूसरे तीसरे दिन से ही। तो उस कब्र के अंदर, उस कब्र को खोदते हुए जैसे ही उसने पहली हटाई थी, पत्थर हटाए थे और कफन नजर आना शुरू हो गया, तो एक फबका सा था बदबू का, एक ऐसी खौफनाक बदबू थी जो उसके दिमाग में चढ़ रही थी। और जब वो पूरी कब्र को खोद चुका तो अब वो ऐसी जगह पे खड़ा था जहां पे वो जो लाश थी उसके गलने सड़ने का अमल शायद शुरू था। उसके अंदर से इतनी बदबू आ रही थी, नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसको लगता था कि वो चकरा कर गिर पड़ेगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके अंदर वो खौफ भी था। वो कढ़ा उसको याद आ जाता था जहां पे वो काले स्याह से साए एक बड़े से कढ़ा को लेके आए थे, जिसके अंदर पानी जैसी एक अजीब सी चीज उबल रही थी, जिसके अंदर उसको डाला जाना था। वो डर सा गया।
उस खौफ की वजह से वो जो बदबू सी उसके दिमाग पे चढ़ रही थी वो उसको भी भूल गया। उसने कब्र को, कफन को खोलना शुरू किया। अब वो कफन को खोलता जा रहा था, पूरे कफन को वो खोल चुका। अब उसके सामने एक गली सड़ी, अभी इतनी गली सड़ी नहीं थी, सिर्फ उसमें से स्मेल आ गई थी, एक औरत की लाश थी जिसकी उम्र 35 से 40 साल के करीब हो गई। उसका वजूद थर थर कांप रहा था, वो लरज रहा था। वो क्या करने जा रहा है? वो एक अच्छा नौजवान था, लेकिन उससे पहले उसने कभी भी ऐसा गुनाह का काम नहीं किया था, सोचा तक भी नहीं था। आज वो प्रैक्टिकली करने जा रहा था। क्या करूं? वापसी तो नहीं थी, उसको बता दिया गया था वापसी मौत है, और अगर मैं कर गया तो फिर मेरे हिस्से में दौलत है, पैसा है, अयाशी है। यह सोच के उसने अपनी आंखें बंद की और आगे बढ़ा। उस मुर्दा लाश की उसने बेहुरमती की, उस गलती सड़ते वजूद के साथ उसने अपना जिस्मानी ताल्लुक कायम किया, अपने आप को नापाक किया, अपने आप को गलीज किया। जब वो ऐसा कर चुका तो वहीं उसकी टांगों के दरमियान में ही बैठ गया, जैसा उसको कहा गया था। अब उसने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ लिया था। जो कुछ उसको पढ़ने के लिए बताया गया था वो अजीबो गरीब से लफ्ज थे। वो अजीबो गरीब से लफ्ज पढ़ता जा रहा था और उस चाकू से उसके जिस्म के ऊपर लाइन लगा देता था, क्रॉस का निशान बना देता था। अब वो तेज बदबू जो कभी थोड़ी देर पहले उसके दिमाग पे सवार हो रही थी, अब जैसे लगता था उसके दिमाग में रच बस गई हो। वो खुद गलाजत में डूब चुका था। उसके वजूद के ऊपर कई लाइनें बनाने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया। अब वो एक ऐसे लफ्ज पढ़ रहा था जो उसको खुद भी पता था कि अभी कुछ देर पहले भी मैंने कुछ लफ्ज पढ़े हैं, लेकिन अब जो मैं लफ्ज पढ़ रहा हूं वो बहुत ही खौफनाक हैं। और जैसे ही उसने लफ्ज वो वाले पढ़े तो पूरे कब्रिस्तान के अंदर एक तेज हवा चल पड़ी। उसी वक्त पत्ते लहराना शुरू हो गए, ऐसे लगा जैसे आहिस्ता आहिस्ता हवा चल रही है, और वो तेज हवा आंधी में बदल गई। इतनी तेज कब्रिस्तान के अंदर आंधी आना शुरू हो गई, पत्ते जोर जोर से गिर रहे थे टूट के जमीन पे, जैसे लगता हो कब्रिस्तान में तूफान आ गया हो। वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, यहां तक कि जो उसको कहा गया था उस छुरी से उसने अपने हाथ के नीचे वाले हिस्से पे कट लगाया और उसका खून एक तावीज के ऊपर डाला और उस तावीज को बंद किया और उसके ऊपर कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसके कुछ आज़ा के अंदर उस तावीज को डाल दिया। वो पढ़ता रहा। वो जो आंधी टाइप सी बाहर चल रही थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन कमाल बात यह थी कि वो आंधी उस कब्र के अंदर नहीं आ रही थी, मट्टी कब्र के अंदर नहीं आ रही थी। ऊपर मट्टी ही मट्टी थी, ऊपर हवा ही हवा थी, तूफान ही तूफान था। उसने ऐसा शदीद तूफान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, और जब वो पढ़ चुका तो उसके बाद उसको कुछ आज़ा काटने के लिए कहा गया था। उसने वो आज़ा काट लिए। काटने के बाद उनको अपने पास महफूज कर लिया, और जो कुछ भी मैंने इसको स्किप किया है, बड़ा खौफनाक तरीके से मुझे भेजी गई थी ये कहानी, ये सारा मंजर कशी जो उन्होंने लिख के भेजी मुझे, मैंने वो डिलीट की है बहुत सा कुछ। उसने खैर अमल अपना मुकम्मल कर लिया, उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली, वो आज़ाद जो उसने काटे थे वो अपने पास रख लिए, और उसके बाद अब ये वाला अमल उसका मुकम्मल हो चुका था। लेकिन अभी तक ऊपर आंधी और तूफान चल रहा था, वो बैठा हुआ था, अमल मुकम्मल कर रहा था कि ये कब रुकेगा, क्योंकि वो बाहर निकलते हुए डर रहा था कि मैं इस आंधी में बाहर निकला मैं उड़ ही ना जाऊं। ऐसी शोर शराबे वाली खौफनाक आंधी उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वहां बैठे 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 बाहर एकदम से चीखों की आवाजें आना शुरू हो गईं। ऐसी चीखें थीं जैसे इंसानी औरत चीख मारती है, ऐसी ही बाहर एक चीख सुनाई दी, और उसके बाद हर तरफ से चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं।
आंधी का शोर अपनी जगह पे, पहली चीख के बाद एक और चीख, और हर तरफ से जैसे ही चीखें आना शुरू हुई उसी लम्हे वो आंधी रुकना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता आंधी का शोर ख़त्म होता जा रहा था, ख़त्म होता जा रहा था, यहाँ तक कि आंधी तो रुक गई लेकिन बाहर हर तरफ चीखें ही चीखें थीं। और वो अपने कानों पे इस तरह उसने हाथ रख लिए, ऐसी खौफनाक और भयानक चीखें थीं। थोड़ी देर के बाद उसको महसूस हुआ कि चीखें बंद हो गई हैं और एकदम परिंदे जैसे दरख्तों से उठे हुए और तेज तेज फड़फड़ाते हुए वहां से चले गए। वो उस कब्र से बाहर निकला। अब सब मंजर खामोशी हो चुकी थी, सब कुछ वापस अपनी जगह पे आ चुका था। ना कोई चीख थी, ना परिंदे कहीं पे थे और ना ही कोई तूफान था। उसने कब्र को बंद करना शुरू किया। जैसे कैसे उसने कब्र को इस अंदाज में बंद किया, उसको बताया गया कि किसी को पता ना लगे, और उसके बाद इसको इस तरीके बंद कर देना है ऊपर से जैसे कोई दोबारा से पानी वगैरह डाल के गया हो, ठीक करके गया हो, ताकि किसी को कोई शक ना हो। उसको काफ़ी टाइम लग गया कब्र को बंद करते हुए। इर्द गिर्द से भी मिट्टी और चीज़ें उसको इकट्ठी करनी पड़ी जैसे कैसे उसने बंद की, और ऊपर से फिर से तावीज़ जिस तरह बनाते हैं कब्र का तावीज़ बनाया, उसके ऊपर उसने पानी शानी डाला इस अंदाज में जैसे कोई नई कब्र, पुरानी ही कब्र हो लेकिन उस पर किसने पानी वगैरह डाल दिया हो। जब वो ये काम अच्छी तरीके कर चुका, मजदूर था, उसको ये काम करना आता था, तो उसने सामान उठाया और वो चल पड़ा। चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कि वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया था। अब वो सब कुछ जो हासिल करना चाहता था बहुत करीब था, बहुत जल्दी उसको मिलने वाला था। तो वो फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उसी बुज़ुर्ग की तरफ रवाना हो गया।